हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीमलेस एजुकेशन पॉइंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो आपका बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस से होने वाला है। तो जो बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट है आपकी फंडामेंटल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, उसका जो यूनिट फर्स्ट है उसमें जो आपका पहला टॉपिक दिया गया है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया एट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। तो ये टॉपिक जो आपका दिया गया है पहला, आज की इस वीडियो में हम लोग पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपकी सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड मेडिकल लेबोरेटरी साइंस है आपके बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है क्या, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की हमें नीड क्यों पड़ी, और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है उसके टाइप्स कितने हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसा है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप भी बीमलेस में एडमिशन लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप इस लेक्चर को पूरा देख के जाइएगा। और अगर आप अपनी सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस लेक्चर के साथ साथ अपनी नोटबुक लेके बैठिएगा और अपने नोटबुक साथ में प्रिपेयर करते रहेगा, जिससे आपकी एक सेल्फ की नोट्स प्रिपेयर हो जाएगी जो आपके स्टडी करने में आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं इसमें बहुत ही क्लियर शब्दों में बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको चीजें समझ में आए, जिससे कि आपको चीजों को रटना ना पड़े, आप अपनी भाषा में अपनी चीजों को समझ सके, अपने सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको समझ सके, आपको सिलेबस के टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो आखिर है क्या। तो सबसे पहले आप लोग हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं आपके फंडामेंटल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड मेडिकल लेबोरेटरी साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर हेल्थ क्या है। आप मेडिकल फील्ड में आपने एडमिशन लिया है बीमलेस में, तो आप किसी पेशेंट की केयर करने जा रहे हैं, उसकी हेल्थ की केयर करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर हेल्थ क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है। तो आपको जो हेल्थ समझने के लिए मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं जिससे आपको हेल्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है WHO डिफिनीशन। तो WHO का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन होती है आपकी मेडिकल फील्ड की, जो आपके मेडिकल फील्ड में बहुत सारी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन और बहुत सारी चीजों को क्या है मैनेज करती है। बहुत सारी चीजों के लिए आपकी पॉलिसीज डेवलपमेंट करती है, रूल्स डेवलपमेंट करती है और आपकी गाइडलाइंस जारी करती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके मेडिकल फील्ड में बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज और आपकी गाइडलाइंस जारी करती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हेल्थ की डिफिनेशन दी गई है वो ये दी गई है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अब इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो हेल्थ है वो क्या है, आपकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग्स। मीन्स अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ को हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्वास्थ्य। तो अगर एक स्वस्थ मनुष्य के बारे में बात करें कि एक स्वस्थ मनुष्य कैसा होता है, तो WHO के अकॉर्डिंग एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है वो कैसा होना चाहिए, वो फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए। अब फिजिकली, मेंटली और सोशली जब वो गुड होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेल्थ कहेंगे या हेल्दी पर्सन कहेंगे। तो इसी के यही डिफिनेशन WHO ने दी थी हेल्थ की। अब फिजिकली, मेंटली, सोशली वो कैसे गुड होगा, तो जो सेकंड पॉइंट इसमें लिखा है वो लिखा है फिजिकल हेल्थ मींस द बॉडी फंक्शन नॉर्मली एंड इज फ्री फ्रॉम इलनेस। मीन्स क्या है, जो पर्सन की बॉडी है, जो पर्सन का शरीर है वो क्या है, उसमें जो फंक्शन है, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जो प्रेजेंट हैं, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है वो क्या है, एक अच्छे तरीके से वर्क कर रहा हो। मेंटल हेल्थ मीन्स अ पर्सन कैन थिंक क्लियरली, मैनेज इमोशन एंड कोप विद डेली स्ट्रेस। मीन्स मेंटल हेल्थ का मतलब है कि उसकी जो सोचने की कैपेसिटी है, और उसकी जो सोचने की कैपेसिटी है, उसकी चीजों को मैनेज करने की जो कैपेसिटी है, उसको इमोशंस को मैनेज करने की जो कैपेसिटी है, स्ट्रेस की मैनेज करने की कैपेसिटी है, वो क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, जिससे वो है तभी वो हेल्दी पर्सन कहलाएगा। अगर उसको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, उसको स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहा तो उसको बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में, जैसे बीपी का हाई होना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो क्या वो फिट रहेगा, नहीं फिट रहेगा। तो इसीलिए क्या WHO ने कहा कि वो फिजिकली, मेंटली गुड होना चाहिए। अब क्या है, सोशल हेल्थ मींस मेंटेनिंग हेल्थी रिलेशनशिप एंड पार्टिसिपेटिंग पॉजिटिवली इन द सोसाइटी। अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो वो सोशल हेल्थ भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। सोशल हेल्थ का मतलब कि वो किसी से कम्युनिकेशन कर रहा है या किसी सोसाइटी में बैठा है तो उसकी एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि कोई भी कुछ उसको बोल दे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई उसको कुछ कह दे तो वो बहुत जल्दी हाइपर ना हो
जाए या उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस ना होने पाए, बीपी उसकी पता लगे हाई हो जाए, तो ये सब क्या है, उसकी सोशल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाता है, गुड हेल्थ और गुड हेल्दी पर्सन कहलाता है। तो वही डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ये हेल्थ की डिफिनीशन थी। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि आपको हेल्थ जो है वो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जब कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छा होता है, गुड होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेल्थ या हेल्दी पर्सन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डिजीज उसको नहीं है तो वो हेल्दी है, उसको क्या होना चाहिए, वो फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए, तभी वो एक हेल्दी पर्सन है, गुड हेल्थ पर्सन कहलाएगा। तो ये थी हेल्थ की हेल्थ डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेल्थ क्या है। अब हेल्थ के बाद हम लोग बात करेंगे हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हेल्थ, हेल्थ आपको पता चल गई। अब हेल्थ केयर क्या है, तो हेल्थ केयर का मतलब होता है कि लिखा है यहाँ पे पॉइंट, हेल्थ केयर इज ऑर्गेनाइज्ड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय हेल्थ प्रोफेशनल्स टू प्रमोट हेल्थ, prevent disease, diagnosis and treat illness and provide rehabilitation and qualitative care to individual and communities। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो हेल्थ केयर होती है उसमें क्या करना होता है आपको, आपकी हेल्थ को क्या होता है, प्रमोट करना होता है, डिजीज को क्या है, प्रिवेंट करना होता है, और कोई अगर आपको बीमारी या कोई भी इलनेस हुई है तो उससे क्या है, डायग्नोस करके ट्रीट करना होता है, और क्या है, प्रोवाइड रिहैबिलिटेशन एंड क्वालिटेटिव केयर। रिहैबिलिटेशन एंड क्वालिटेटिव केयर का मतलब होता है कि जैसे आपको कोई इंजरी हुई, जैसे आपका कोई जो पैर है या हाथ है वो फ्रैक्चर हो गया है, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट, उसकी डायग्नोसिस करके पुनः उसको उसी स्थिति में ला देना, और उस स्थिति में आने के बाद जो पर्सन का मतलब पैर है वो जो फ्रैक्चर हुआ था वो पुनः चलने के योग्य हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिहैबिलिटेशन एंड क्वालिटेटिव केयर टू इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। जो आपके सोसाइटी में लोग प्रेजेंट होते हैं, जो लोगों की प्रेजेंट होते हैं, उनकी क्वालिटेटिव केयर और रिहेबिलिटेशन करके आप हेल्थ केयर कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर का मोटिव क्या होता है, तो आपको यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, प्रमोट्स एंड मेंटेन हेल्थ, गुड हेल्थ मींस क्या है, वो आपकी हेल्थ केयर करने का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि जो पर्सन है उसकी हेल्थ को क्या है, प्रमोट किया जाए और उसकी हेल्थ को मेंटेन किया जाए, मॉनिटर किया जाए। फिर लिखा है प्रिवेंट डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्क्रीनिंग। जो आपकी हेल्थ केयर है वो थ्रू वैक्सीनेशन हो सकती है, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हो सकती है, और स्क्रीनिंग के थ्रू हो सकती है। तो थ्रू वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि जैसे आप किसी बेबी का जन्म होता है तो उसको बहुत सारे टीका लगते हैं, जैसे कि आपकी बहुत सारी वैक्सीन लगती हैं, जिसे हम लोग टीका बोलते हैं, जैसे बीसीजी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ओपीवी हो गया, रोटा वायरस के वैक्सीन जो हैं, ये सारी वैक्सीन उसको क्यों लगाई जाती है बेबी को बर्थ के टाइम, क्योंकि उस बेबी की जो इम्यूनिटी है वो क्या हो, स्ट्रांग हो, और उसको कोई डिजीज ना हो पाए। तो एज क्या कर रहे हैं हम लोग, उसकी केयर ही तो कर रहे हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, हेल्थ केयर कहते हैं। हेल्थ एजुकेशन, तो हेल्थ एजुकेशन में बहुत सारे कैंप ऑर्गेनाइजेशन किए जाते हैं जो आपके रूरल एरिया होते हैं, अर्बन एरिया होते हैं, शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें बताया जाता है क्या चीजें आपको खानी है, क्या चीजें नहीं खानी है, आपको चीजों में सफाई रखनी है, आपको आपके वातावरण में सफाई रखनी है। तो ये क्या, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम लोग हेल्थ केयर कर सकते हैं। एंड स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि अगर आपको कोई डिजीज हो गई है तो उसकी डायग्नोसिस करके, उसको टेस्ट परफॉर्म करके, उस डिजीज को पता करके, उसके प्रिस्क्राइब करके मेडिसिन उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। वही आपका फिर पॉइंट लिखा, डायग्नोसिस एंड ट्रीट इलनेस एंड इंजरीज। जो आपके बीमारी होती है, इलनेस होती है, उसको डायग्नोस और ट्रीट करके हम हेल्थ की केयर कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स रिहेबिलिटेशन टू रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन आफ्टर इलनेस और इंजरी। अभी आपको मैंने बताया कि अगर आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको रिकवर करके पुनः रिस्टोर करके पुनः हम उसी स्थिति में अगर उस पार्ट को ले आते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, रिहेबिलिटेशन कहते हैं या क्वालिटेटिव केयर कहते हैं। अब क्या है, इंक्लूड्स प्रिवेंटिव, क्वालिटेटिव, रिहेबिलिटेशन एंड क्वालिटेटिव केयर। वी आर यूज दिस टाइप्स ऑफ केयर एंड प्रमोट अवर हेल्थ केयर। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, अपनी हेल्थ केयर को प्रमोट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्थ क्या है और हेल्थ केयर क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें डीएम करिएगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो बना के। बट अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये था आपकी हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर आपको समझ में आ गया, हेल्थ समझ में आ गया। अब बात करते हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। अब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है वो इंडिया में कैसे आया, और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, और हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो किसके अंडर में वर्क करता है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंडिया में जो है उसका इंट्रो क्या है। तो जो है इंडिया है वो आपकी 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज के से बना हुआ है। अब 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज का मतलब ये हुआ कि जो आपका इंडिया है उसमें आपके 29 स्टेट्स राज्य प्रेजेंट हैं, और जो 7 हैं वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश प्रेजेंट हैं। तो उनको हम लोग मिलाकर क्या है, इंडिया का जो
फंडामेंट फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है। अब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट्स आर लार्जली इंडिपेंडेंट इन मैटर्स रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ health care to the people. Each state therefore has developed its own system of health care delivery independent of central government. तो इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लिखा है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स कि भारत के संविधान के अनुसार मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं कि वो अपने जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसको क्या है मॉनिटर करे या उसको प्रपोज करे या उसको ऑर्गेनाइज करे। देयर फॉर हैज डेवलप्ड ओवन सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी। यही आपका लिखा है कि जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स कि इंडिया के संविधान के अनुसार राज्य सरकार जो होती हैं वो उनका ये दायित्व होता है कि वो अपनी जो खुद की हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन करें या उसको क्या करें ऑर्गेनाइज करें, कैसे चलाना है, कैसे उसको मैनेज करना है इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मींस क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की देख रेख में जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने खुद के डिलीवरी सिस्टम हेल्थ केयर को प्रपोज कर सकती हैं या ऑर्गेनाइज कर सकती हैं और अपने स्टेट में क्या है हेल्थ सिस्टम को मैनेज कर सकती हैं। वही आपका इसमें लिखा हुआ है इस पॉइंट में। तो इसमें आपने इंट्रो में क्या समझा कि आपके जो इंडिया है उसमें 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स आपके प्रेजेंट्स होते हैं। ये स्टेट्स जो होते हैं इनके पास खुद की ये अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने जो स्टेट्स के डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम को डिलीवर कर सकते हैं या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसकी देखरेख में सेंट्रल गवर्नमेंट की देखरेख में। तो अब इस सेंट्रल गवर्नमेंट की देखरेख में आपके जो स्टेट लेवल पर डिलीवरी हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। अभी आपको आगे की पीपीटी में मैंने ऐड किया है पीपीटी में जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इंट्रो में यहाँ आपको यही याद रखना है कि जो हमारा इंडिया होता है उसमें 29 स्टेट्स होते हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज होते हैं और एवरी स्टेट्स के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खुद अपने डिलीवरी सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर सकता है और किसके अंडर में आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। अब जो यहाँ पे सेकंड स्लाइड्स में जो पॉइंट ऐड किया गया वो यही लिखा है द सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिस्ट मेनली पॉलिसी मेकिंग प्लानिंग गाइडिंग असिस्टिंग एवलेटिंग एंड कोऑर्डिनेशन द वर्क ऑफ द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर। क्या इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी होती है वो क्या करती है वो हमारी पॉलिसीज को मेक करती है, प्लान करती है, गाइडिंग करती है, इवोल्यूट करती है। मींस आपके जो स्टेट में हेल्थ केयर सिस्टम या हेल्थ डिलीवरी केयर सिस्टम लागू है उसको क्या करती है उसकी जो पॉलिसीज होती हैं उनका प्रिपरेशन और उसकी प्लानिंग कैसे आपको हेल्थ केयर सिस्टम ऑर्गेनाइज करना है, कैसे आपको हेल्थ केयर सिस्टम डिलीवर करना है, गाइडिंग और असिस्ट करता है, इवोल्यूशन कैसे उसको इवोल्यूट करना है, कैसे उसमें नई नई टेक्निक्स ऐड करनी है। ये सब किसके अंडर में होता है ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होता है विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट हेल्थ मिनिस्टर। जो आपके स्टेट्स के हेल्थ मिनिस्टर होते हैं मीन स्वास्थ्य अधिकारी जो होते हैं उनके अंडर में क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट गाइड पॉलिसी मेकिंग करती है और प्लानिंग बनाती है और असिस्ट इवोल्यूट करती है आपके स्टेट के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को सो दैट हेल्थ केयर सर्विसेज कवर एवरी पार्ट ऑफ कंट्री एंड नो स्टेट्स लेग्स बिहाइंड फॉर वांट ऑफ दीज सर्विसेज। इससे क्या होता है इससे ये होता है कि आपकी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो आपके जो देश है या जो आपकी कंट्री है उसके एवरी स्टेट्स में पहुंचती हैं और ऐसा जो 22 होता है कि मींस ऐसा कोई चांस नहीं रहता है कि आपके कुछ स्टेट्स हैं जिनमें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम नहीं पहुंच रहा है बाकी सारे स्टेट्स में आपके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पहुंच रहा है। तो ऐसा जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं रिमूव हो जाते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कवर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी पॉलिसीज बनाती है, प्लानिंग बनाती है, गाइडिंग करती है, इवोल्यूटिंग करती है। फिर वो स्टेट जो आपके 29 राज्य हैं आपके उसके जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करती है। अब आपके स्टेट मिनिस्टर से कोऑर्डिनेशन करके वो जो आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं प्लानिंग है पॉलिसीज है उनको सारे स्टेट्स में पहुंचा देती है। फिर जो स्टेट्स है वो अपने अकॉर्डिंग उन हेल्थ केयर सिस्टम को डिलीवर करता है। तो उसके डिलीवर करने की क्लासिफिकेशन अभी आगे दिया गया है कि क्लासिफिकेशन कैसे है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो आगे की जो स्लाइड्स इसमें मैंने ऐड किया है इसमें ये लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। तो जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया गया है इंडिया में उसको हम लोग 3 बेसिस पे मेनली करते हैं। पहला आपके क्या है सेंट्रल लेवल अभी आपको मैंने बताया जो आपके सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है वो इवोल्यूट करती है, प्लानिंग बनाती है, मैनेज करती है। फिर वो क्या करती है वो इनको किस कहाँ पहुंचाती है जो उसकी पॉलिसीज होती हैं, प्लानिंग होती है, जो आपकी गाइडलाइंस होती है उनको क्या होती है स्टेट लेवल पर पहुंचाती है। स्टेट लेवल में आपके क्या होते हैं स्टेट्स मिनिस्टर्स हेल्थ मिनिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको क्या करते हैं इसको ऑर्गेनाइज करते हैं या डिलीवर करते हैं पूरे स्टेट्स में। जैसे एक राज्य में हेल्थ जो मिनिस्टर प्रेजेंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करता है रिसीव करता है आपके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को और क्या करता है आपके स्टेट्स में क्या है
फैलाता है या स्प्रेड करता है और प्रॉपर तरीके से आपके स्टेट में मैनेज करता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को। फिर जो स्टेट लेवल के बाद ये जो डिलीवरी केयर सिस्टम है इसको और अच्छे से डिलीवर करने के लिए क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे से डिलीवर किया जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब डिलीवर किया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट से ये आपकी ग्राम पंचायत, आपके ब्लॉक्स, आपके जो ग्राम सभा है उनमें पहुंचाई जाती है। तो ऐसे इनका जो सर्कल होता है वो चलता है। और मेनली अगर आपके क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स की किया गया, तो आपको बताना है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। सेंट्रल लेवल जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट उसे मॉनिटर करती है, स्टेट लेवल जो होती है वो आपके स्टेट की गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो होती है वो मॉनिटर करती है, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो आपके अधिकारी प्रेजेंट होते हैं वो उसको मॉनिटर करते हैं और प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ग्राम सभा में, प्रत्येक ब्लॉक में आपके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को पहुंचाने का काम करते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल लेवल पर काम करती हैं। और स्टेट लेवल पे आपके मैनेज बाय स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, सुपरवाइजर स्टेट हेल्थ सर्विसेज, मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज, मॉनिटर इवेल्युएटिंग प्रोग्राम्स, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो आपके स्टेट लेवल पे आपकी जो डिलीवरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको मैनेज करती हैं। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करते हैं तो मैनेज बाय डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स में जो आपके सीएमओ ऑफिसर, सीएचओ ऑफिसर ये सब प्रेजेंट होते हैं, ये सब मॉनिटर करते हैं। डिलीवरी हेल्थ सर्विसेज सुपरवाइज हेल्थ इंस्टीट्यूट्स और इम्प्लीमेंट्स हेल्थ प्रोग्राम्स, कलेक्ट्स एनालिसिस डाटा, ये सारी क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करती हैं आपके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए। तो अब हम लोग एक एक पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ उसमें ये मेजर्स ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्स जो वर्क करती हैं आपके जो डिलीवरी केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को आपके स्टेट लेवल तक पहुंचाने में। तो पहले नंबर पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी पॉलिसीज का डिसीजन करती है और पॉलिसीज का क्या है प्रिपरेशन करती है। जो आपकी पॉलिसीज बहुत सारी आपके सिलेबस में दिया गया, अभी आगे पढ़ेंगे पॉलिसीज क्या होती हैं, पॉलिसीज कितनी होती हैं। तो उसको पॉलिसीज जो है उनको कौन मैनेज करता है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मैनेज करती है। जब वो पॉलिसीज बन जाती हैं तो उनको सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो क्या करती है, उसको उन पॉलिसीज का प्रोग्राम जो होते हैं उनको मैनेज करती है और उनको स्टेट लेवल तक पहुंचाने का काम करती है। फिर जो आपके स्टेट लेवल पर वो पहुंच जाती हैं तो क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर। तो जो आपके डिपार्टमेंट होता है आपका हेल्थ केयर और फैमिली वेलफेयर का, वो क्या करता है उन्हें पब्लिक हेल्थ और फैमिली वेलफेयर रिलेटेड प्रोग्राम्स जो है उनको ऑर्गेनाइज करता है और उनको जो आपकी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं अकॉर्डिंग स्टेट मिनिस्टर्स के साथ, उनमें क्या आता है उन पॉलिसीज और उन फैमिली वेलफेयर प्लानिंग्स जो हैं उनको क्या करता है वो प्रपोज करता है। प्रपोज करने के बाद उसके बारे में चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। फिर जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपके जो टेक्निकल आर्म दैट प्रोवाइड्स लीडरशिप गाइडिंग एंड सपोर्ट टू स्टेट हेल्थ सर्विसेज एंड प्रोग्राम। फिर जो डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपके हेल्थ पॉलिसीज और जो आपकी प्लानिंग या जो आपके इवोल्यूशन हुआ है उसको क्या करते हैं, उसको स्टेट लेवल तक पहुंचाने का काम करती हैं। और स्टेट लेवल पे जब ये पहुंच जाती हैं तो जो स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं या उसको अपने तरीके से डिलीवर करने का काम करते हैं अपने स्टेट लेवल पर। और आपके सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और आपकी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, जो आपके इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि एम्स हो गया जो आपकी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गया, केजीएमयू हो गया, आरएमएन राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी हो गया। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स कराए जाते हैं जिसमें आपकी जो हेल्थ पॉलिसीज होती हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर द्वारा प्लानिंग की जाती हैं उनके बारे में बताया जाता है, उनके डिसएडवांटेज एडवांटेज के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे क्या होता है स्प्रेड होता है इसके बेनिफिट्स के बारे में। फिर इसको स्टेट लेवल पर प्रपोज किया जाता है। तो ये थी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी वर्क करती हैं सेंट्रल लेवल पे आपके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को प्रपोज करने में। और ये इनके फंक्शन है, तो ये जो भी फंक्शन मैंने इसमें समझाया वही सब इसमें लिखे हुए हैं। ये मैंने इसलिए इसमें ऐड कर दिया कि इससे आपको जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप इन सारे पॉइंट्स को नोट्स कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और इसको समझ के थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें आपको यही नोट करना, फॉर्मुलेट नेशनल हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स क्या करती हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज और प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करती हैं। फिर क्या करती हैं, ये अपने जो है कोऑर्डिनेशन करती हैं, जो आपके स्टेट्स मिनिस्टर्स होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट
उनसे क्या करती है, कोऑर्डिनेशन करती हैं और प्लान्स और को पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस और जो प्लान्स हैं उनको क्या करती हैं, प्रपोज करने का काम करती हैं स्टेट लेवल पर। और आपके जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको प्रिवेंट करने का काम करती है। जैसे बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की जाती हैं बहुत सारी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे आपके अभी कोविड-19 जो केस हुआ था उसमें क्या हो रहा था, स्प्रेड बहुत जल्दी हो रहा था, उसके लिए पॉलिसीज बनाई गई, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, तभी तो उसको कंट्रोल किया गया था। तो वही लिखा है, कंट्रोल एंड प्रिवेंट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इम्प्लीमेंट फैमिली वेलफेयर एंड चाइल्ड चाइल्ड हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो आपके बेबी का जन्म होता है तो उसको बहुत सारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि आपके बहुत सारे टीकाकरण होते हैं तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सारी गाइडलाइंस जो होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं। फिर लिखा प्रोवाइड बेनिफिशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको फाइनेंशियल जो मतलब पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर क्या, रेगुलेट मेडिकल एजुकेशन ड्रग्स एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स। जो आपके हेल्थ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ड्रग्स मेडिसिन होती हैं और मेडिकल एजुकेशन, उसको रेगुलेट कौन करता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। प्रमोट करते हैं आपके हेल्थ रिसर्च और हेल्थ एजुकेशन को। और आपके जो WHO है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर उसकी गाइडलाइंस और उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं आपके स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ऐसे आपके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं आपके इंडिया में। तो ये था आपका सेंट्रल लेवल पर। अब हम लोग बात करेंगे स्टेट लेवल पर। तो स्टेट लेवल्स पर जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया, सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैनेज ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करता है, जो स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको मैनेज करने का काम करते हैं। और जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स, जो प्लान्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं उनको क्या होता है, स्टेट लेवल पे आपके वर्क कराने का काम करती हैं जो आपके स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट होता है। सेकंड क्या है कि आपका सुपरविजन स्टेट हेल्थ सर्विसेज। इसमें बहुत सारे सुपरवाइजर्स प्रेजेंट होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं मेडिकल से रिलेटेड। और ये क्या करते हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं और आपके जो हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं और आपके जो हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्या है, उनकी क्वालिटी और इफिशियंसी और जो हेल्थ सर्विसेज है उनको मॉनिटर करते हैं कि वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, चीजें उनके यहाँ बेहतर तरीके से मैनेज हैं कि नहीं है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो आप हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब आपके जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो आपके सुपरवाइजर्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपके हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं क्वालिटी आपके जो हॉस्पिटल्स और जो आपके CSC PSC केंद्र प्रेजेंट होते हैं आपके स्टेट में, उनको मॉनिटर करने का काम करते हैं। फिर लिखा मैनेज ह्यूमन रिसोर्स। तो मैनेज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है आपका हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का स्टेट का, वो क्या करता है, आपके ट्रेन्स एंड डिप्लॉयज हेल्थ पर्सनल्स। जो आपके लिखा है प्रोवाइडिंग सर्विसेज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड रिटेंशन ऑफ द स्टाफ। जो आपके स्टेट लेवल पर स्टाफ्स अवेलेबल है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, जिससे कि आपके स्टेट में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें प्रॉपर तरीके से जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी प्राइमरी टर्टरी जो केयर हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें जिस अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है आपके स्टाफ्स को, उसकी पूर्ति करना, स्टाफ्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देना और स्टाफ को प्रॉपर मैनेज करने का काम करते हैं जो आपके मैनेज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है आपके स्टेट लेवल पे हेल्थ डिपार्टमेंट में। फिर लिखा है मॉनिटर इवैल्यूएटिंग प्रोग्राम। तो जो आपके मॉनिटर इवैल्यूएटिंग प्रोग्राम लेवल के जो आपके ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके प्रोग्राम्स जो गाइडलाइंस हैं उनको क्या करते हैं, आपके स्टेट लेवल तक पहुंचाने का काम करते हैं। स्टेट लेवल में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें पहुंचाने का काम करते हैं, उनका डाटा कलेक्शन करने का काम करते हैं। जैसे कि आपका अभी कोविड-19 जो केस हुआ था उसमें क्या हो रहा था कि उसमें आपके प्रॉपर तरीके से चीजें मैनेज की गई, तभी तो उस पे हम लोग काबू पा पाए, उससे प्रिवेंट हो पाए। जैसे कि बहुत से लोगों को मास्क पहनने की गाइडलाइंस जारी की गई, हॉस्पिटल्स में मास्क जो है उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई, ज्यादा मात्रा में मास्क पहुंचाए गए कि पेशेंट को भी मास्क पहनाया जाए और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं उनको भी मास्क पहनाया जाए। जो लोगों को क्वारंटीन कुछ लोगों को क्वारंटीन किया गया, उनको घर में रखा गया, और कुछ लोगों को जो काम था कि वो डाटा कलेक्शन करे कितने मतलब गांव में कितने कोविड-19 के पेशेंट प्रेजेंट है, उनको क्वारंटीन किया जाए कि क्या हो आपका जो डिजीज है वो स्प्रेड ना होने पाए, और उनके डाटा को मैनेज किया जाए, कितने डाटा मतलब डाटा मैनेज होगा तभी उस पर स्प्रेड किया जाए, कितने स्टेट में कितने आपके पेशेंट प्रेजेंट हैं कोविड-19 से, तो उसी अकॉर्डिंग उनकी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल प्लान किया जाएगा। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए स्टेट में यहाँ पे क्या होते हैं, मॉनिटर्स इवैल्यूएट प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस चीजों को मैनेज करते हैं। तो ये था आपका स्टेट लेवल पर क्लासिफिकेशन जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का होता है। फिर हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आपकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती हैं आपके हेल्थ केयर को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि आपके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो होता है एक बहुत बड़ा डिलीवरी सिस्टम होता है, जिससे आपके पेशेंट की केयर करना होता है और पेशेंट को प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है कि पेशेंट को जब प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड होगा तभी वो अपनी डिजीज से फाइट कर पाएगा। तो इसीलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलके इस पे वर्क करते हैं, बहुत सारे आपके हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं जो वर्क करते हैं, फिर आपकी चीजें मैनेज होती हैं। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके पूरे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करती है आपके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए। तो इसमें जो आपका होता है, पहले होते हैं आपके हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं जो क्या करते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको लीड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमो बोलते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर और चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर CMHO। ये दो लोग वर्क करते हैं, ये दो ऑफिसर्स होते हैं जो आपके मैनेज करते हैं पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को, किस लेवल पे, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विद द पेरेंट्स इन द
विद अपीयरेंस इन द स्टेट लेवल, मीन्स स्टेट लेवल के ऑफिसर्स के अपीयरेंस में या उनकी निगरानी में जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ केयर सिस्टम को क्या करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं। वही इसमें फंक्शन इसके लिखे ओवरऑल इन द चार्जेस ऑफ हेल्थ सर्विस इन डिस्ट्रिक्ट्स, प्लान्स एंड इंप्लीमेंट नेशनल एंड स्टेट हेल्थ प्रोग्राम्स, प्रिपेयर एनुअल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लान एंड बजट्स। तो आपको इसमें समझ लेना है, बस एक दो फंक्शन आपको उसके लिखने हैं, जैसे कि डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस है, तो ये क्या करते हैं, आपके जो प्राइमरी से केंद्र हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, उनमें क्या करते हैं, डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विसेज मीन्स जो हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं उनको क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं और उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कैसे आपको हेल्थ केयर सिस्टम को मैनेज करना है। फिर लिखा है सुपरवाइजर्स हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, जो आपके सीएससी पीएससी सेंटर्स होते हैं उनका सुपरवाइजर मतलब उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए आपके सुपरवाइजर्स हेल्थ इंस्टीट्यूट्स के ऑफिसर्स होते हैं जो जाते हैं, आप विजिट करते हैं सीएससी पीएससी केंद्र पे और आपके जो इंस्टीट्यूट चल रहे होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, और उनकी क्वालिटी और उनकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं और फिर वो उनको रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से बना के देते हैं। अगर उनमें कोई कमियां होती है तो उसको फिल कर पूरी करने के लिए, या उनकी जो मतलब कुछ चीजें खराब होती है उनको बताते हैं कि ये चीज आपकी खराब है, इसको आप मैनेज करिए अच्छे तरीके से। ये सारी चीजें क्या करते हैं, जो आपके सुपरवाइजर स्टाफ्स होते हैं आपके हेल्थ केयर सिस्टम में, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सभी चीजें मैनेज करते हैं। फिर क्या इंप्लीमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स, जो आपके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया, एजुकेशन प्रोग्राम हो गया, डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम हो गया, ये सारे प्रोग्राम क्या होते हैं, इसके लिए भी आपके ऑफिसर्स प्रेजेंट होते हैं जो विजिट करते हैं और आपके चीजों को मैनेज करके आपके हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो है, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स जो है, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज कराने का काम करते हैं। और क्या प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, कुछ स्टाफ्स होते हैं जो क्या करते हैं आपके फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल में आपका आयुष्मान कार्ड योजना को प्रोवाइड बनी थी, तो उसके लिए बहुत सारे ऑफिसर्स काम करते हैं जो आपके आयुष्मान कार्ड बनाते हैं और आयुष्मान कार्ड को मॉनिटर करते हैं। आयुष्मान कार्ड आपकी जो पेशेंट है उनको प्रोवाइड करते हैं, अस्पताल को रजिस्टर्ड करते हैं आयुष्मान कार्ड के, वो आयुष्मान कार्ड के थ्रू इलाज कर सकते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट और उनको फंड प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल्स को। फिर आपका क्या है, कलेक्टिंग एनालिसिस डाटा, कुछ कुछ ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और कितने पेशेंट किस डिजीज से रिलेटेड प्रेजेंट है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं और इनके बस क्या करना है, आपको नाम याद रखना है। यहाँ पे मैंने पूरा थ्योरी ऐड कर दिया है, बट आपको इसका सिर्फ नाम याद रखना कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, इनका फंक्शन क्या होता है। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि पहले आप हेड डाले डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर थोड़ा इंट्रो लिखिए, फिर ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर आप ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख दीजिए, फिर लिखिए फंक्शन, आप फंक्शन इन डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर फंक्शन में एक दो फंक्शन जो आपको समझ में आए, जो आपको याद हो वो आप लिख सकते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको रटने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं आपको ये बहुत लेंदी हो जाएगा। इसमें मैंने ऐड कर दिए पॉइंट्स कि आप इसमें से इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो इसमें आपको हर एक दो अगर 10 पॉइंट्स भी 5 पॉइंट्स भी याद रहेंगे तो आपके एग्जाम में लिखने में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये था आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लासिफिकेशन। तो ऐसे हम लोग डिलीवरी करते हैं आपके हेल्थ केयर सिस्टम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर और आपके स्टेट लेवल पर, और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं और ये सारे फंक्शन होते हैं इनके। तो इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है और स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो फंक्शन होते हैं इनके, इनको आपको याद रखना है। 2-4 फंक्शन आप याद करिएगा जिससे आप अच्छे से लिख के आए आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम का जब पेपर हो तो। फिर हम लोग बात करते हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम होता है आपके डिलीवरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में, उसका में ये आपको बताया जाएगा कि जो आपके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो कैसे होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है, सेकेंडरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है और टर्सरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं, इसमें इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें कौन कौन से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, कौन कौन से वर्कर्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में, या प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स के बारे में। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को हम लोग पीएससी बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो आपका है उसका इंट्रो में मैंने यहाँ जो पॉइंट्स ऐड किया उसमें ये लिखा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर पीएससी द एसेंशियल हेल्थ केयर made universally accessible to individual and families in the community through their full participants and a cost that a community and country can afford। तो इसको सिंपल टर्म में आप समझिए, सिंपल टर्म में आपको समझना है और सिंपल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपने मन से इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति पहली बार स्वास्थ्य सेवा लेने जाता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले पीएससी केंद्र पर हो जाता है। ठीक है, पीएससी केंद्र में क्या होती है कि जो आपकी हेल्थ या इलनेस है उसको क्या होता है, ट्रीट किया जाता है। जैसे आपको कोई माइनर इलनेस है कि जैसे आपको बुखार हो गया, फीवर हो गया या कहीं कट हो गया, इंजरी हो गई या आपकी माइनर कोई इलनेस है, तो उसको क्या है, आप प्राइमरी हेल्थ केयर में ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है उसमें पॉइंट में ये लिखा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर इज द इसेंशियल हेल्थ केयर। इसेंशियल हेल्थ केयर का मतलब होता है आवश्यक सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं, मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल, मीन्स की हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंचे, एंड फैमिलीज इन द कम्युनिटी थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेंट एंड कॉस्ट दैट कम्युनिटी कैन कंट्री अफोर्ड। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम होता है वो एक आवश्यक, मीन्स इसेंशियल हेल्थ केयर सिस्टम है जिसमें क्या होता है हर व्यक्ति तक आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचती हैं और वो स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं वो कम लागत में या सरकार के द्वारा क्या है आपको प्रोवाइड की जाती हैं कि पेशेंट की जो हेल्थ है उसको इंप्रूव किया जाए या पेशेंट की जो हेल्थ है उसको मिनिमाइज किया जाए, पेशेंट को किसी डिजीज से प्रिवेंट किया जाए। तो यही पॉइंट का आपका कहने का मतलब। तो इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं या प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो होते हैं वो इसलिए ऑर्गेनाइज किए गए हमारे इंडिया में कि हमारे जो हेल्थ मतलब गरीब लोग हैं या जो हमारे
स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो प्रत्येक व्यक्ति तक, हर गरीब के से गरीब व्यक्ति के तक पहुँच सके, जिससे कि क्या हो उसकी डिज़ीज़ या उसकी बीमारी को अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सके और क्या हो उसके कम पैसों में उसका इलाज हो जाए। क्योंकि अगर अमीर आदमी होगा तो वो अफ़ोर्ड कर लेगा, पर गरीब आदमी अफ़ोर्ड नहीं कर पाया तो उसको क्या हो उसकी इलनेस या उसकी डिज़ीज़ के कारण उसकी जो डेथ है वो ना होने पाए। इसलिए प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको क्या गया ऑर्गेनाइज़ किया गया इंडिया में। तो आपने बहुत सारे गाँव में देखे होगा कि पीएचसी केंद्र प्रेजेंट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं जब कोई भी किसी भी पेशेंट को कोई बीमारी होती है सबसे पहले वो कहाँ जाता है? प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस सेंटर पे जाता है। अगर वो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस सेंटर पे उसकी डिज़ीज़ ट्रीट हो जाती है तो ठीक है, नहीं उसको सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम की नीड होती है। तो वही आपको इसमें पहले पॉइंट में लिखा है, फिर दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है इट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पीपल एंड हेल्थ केयर सिस्टम एंड फोकस्ड ऑन हेल्थ प्रमोशन, डिजीज़ प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। वही अभी मैंने बताया आपको कि क्या है ये फर्स्ट लेवल है आपका जो आपके हेल्थ केयर सिस्टम को मॉनिटर करता है और आपके हेल्थ केयर सिस्टम को पीपल से एंगेज करने का काम करता है। इसका मोटिव क्या होता है? तो इसका मोटिव ये होता है कि हेल्थ को प्रमोशन करने के लिए, डिजीज प्रिवेंशन करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए डिजीज को और रिहैबिलिटेशन करने के लिए और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मीन्स कि क्या है प्राइमरी, इसको सिंपल शब्दों में दोनों पॉइंट्स को मैं आपको समझाता हूँ कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है वो एक इसेंशियल हेल्थ केयर सिस्टम है जो हमारे जो गरीब से गरीब और जो हमारे कम्युनिटी जो इंडिविजुअल पीपल्स होते हैं उन तक हेल्थ केयर सिस्टम और हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम करती है। किस लेवल पे? बहुत कम पैसों में और अच्छे इलाज के तौर पे। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं। अब प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो होता है वो फर्स्ट लेवल ऑफ सिस्टम होता है जो हमारे जो इलनेस और डिजीज वाले पेशेंट होते हैं उनसे एंगेज कराने का काम करता है। इसका मोटिव ये होता है कि जो हमारे माइनर या जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट किया जाए, डिजीज को उनसे प्रिवेंट किया जाए और उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाए, रिहेबिलिटेशन प्रॉपर तरीके से उनका किया जाए, जिससे कि क्या हो उनका वो अच्छे से स्वस्थ रहें और हेल्दी इंडिविजुअल बन पाए, हेल्दी पर्सन बन पाए। तो ये था प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस का इंट्रोडक्शन या प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस सेंटर्स जो होते हैं उसका इंट्रो। अब ये आपको मैंने यहाँ डायग्राम ऐड कर दिया है। ये आपके डॉक्टर्स हैं बैठे हुए हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में और आपके क्या है प्राइमरी जो ये पेशेंट्स हैं ये आते हैं और ये डॉक्टर्स को क्या है अपने डिजीज के बारे में बताते हैं, जो उनको प्रॉब्लम होती है वो बताते हैं। फिर डॉक्टर क्या करता है इनको प्रिस्क्राइब कर देता है आपकी मेडिसिन, फिर ये मेडिसिन को खाते हैं और इससे जो डिजीज है वो प्रिवेंट हो जाती है। इस तरह से ये डिजीज से प्रिवेंट हो जाती है। तो ये क्या है इनकी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है जो इनको प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ। तो जो इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था जब इसकी बात हुई थी तो वो क्या था, उसका नाम दिया गया अल्मा एटा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एक हुई थी 1978 में। तो जो ये अल्मा एंड एटा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी इसका जो प्लेस था वो कहाँ हुई थी? ये अल्मा एटा में हुई थी कजाकिस्तान में, ठीक है। और इसकी डेट क्या थी? तो 6 से 12 सितंबर 1978 में ये जो कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था आपका डब्ल्यूएचओ एंड यूनिसीएफ ने, ठीक है। इसका थीम क्या था? हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 मीन्स की क्या है कि एक एला एटा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1978 में कजाकिस्तान में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूएनआईसीईएफ द्वारा। इसका थीम ये था कि हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 मीन्स की 2000 ईयर जो था आपका उसके बाद आपका हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर्स इट रिकॉग्नाइज प्राइमरी हेल्थ केयर इज द की स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग बेटर हेल्थ फॉर एवरीवन। इसका मतलब ये है कि इसका थीम जो इसका मोटिव था इस कॉन्फ्रेंस का ये यही था कि हमारे जो इंडिया में या जो हमारे कंट्री में जितने भी पीपल प्रेजेंट है उनकी हेल्थ जो है वो स्वस्थ होना इज वेरी नेसेसरी। मतलब एवरी इंडियंस या एवरी सिटीजन ऑफ इंडियन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि जो भी हमारे इंडिया के पीपल्स हैं वो क्या है स्वस्थ होने चाहिए। तो यही इसमें क्या है इस कॉन्फ्रेंस में इसी थीम पर बात की गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि इस थीम कहाँ हुई थी, इस थीम क्या था इस ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस का और ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, इसकी डेट क्या थी, किसने ऑर्गेनाइज किया था, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को ऐड किया गया। फिर क्या है डिक्लेरेशन क्या हुई थी एलमा एटा में? तो डिक्लेरेशन ये हुई थी कि जो हमारी the Alma Ata Declaration state that health is the fundamental human rights means जो आपका ह्यूमन है उसका फंडामेंटल राइट्स है कि वो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। आप फंडामेंटल राइट्स है अब जैसे मतलब ये इससे ये हुआ कि जो हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं पीपल्स वो क्या कैसे होने चाहिए, वो हेल्दी होने चाहिए। अब उनको अगर कोई डिजीज होती है कोई बीमारी होती है तो उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके कि वो प्रॉपर तरीके से बच पाए उस डिजीज से और स्वस्थ हो पाए। इसके लिए क्या है ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई या इसके लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और उस कॉन्फ्रेंस में पास हुआ कि आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस सेंटर्स खोले जाएं जिससे क्या हो हमारी प्राइमरी सर्विस प्रोवाइड कर पाए हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के थ्रू। इसमें आपके जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंचाई जाए या फिर जो जिनकी नीड हो किसी बीमारी से ट्रीटमेंट के लिए। ऐसा मतलब ना हो कि कोई भी गरीब या कोई भी आदमी बिना डिजीज डिजीज से प्रिवेंट ना हो पाए और उसकी डेथ हो जाए। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था और इसमें यही आपका डिक्लेरेशन हुआ कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स होता है हेल्थ आप ह्यूमन का और हेल्थ इनइक्विटी बिटवीन कंट्रीज एंड पीपल आर एनेक्सोटल गवर्नमेंट आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स मींस की जो गवर्नमेंट होती है वो उसका रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करे। और क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर इज द की टू अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल। ये हेल्थ फॉर ऑल जो है थीम ये प्रपोज की गई आफ्टर द एल्मा एटा डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये इसमें इसलिए मैंने ऐड कर दिया था आपको समझ में आ जाए कि कैसे इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ
पीएससी केंद्र का। फिर हम लोग बात करते हैं कि पीएससी केंद्र जो था उसमें कौन-कौन से स्टाफ्स होते हैं जो आपके प्रेजेंट्स होते हैं। तो जो हमारा पीएससी केंद्र होता है उसमें आपके जो स्टाफ की अगर हम लोग बात करें तो पीएससी केंद्र में आपको मेडिकल ऑफिसर्स प्रेजेंट्स मिलेंगे, ठीक है? मेडिकल ऑफिसर्स का मतलब होता है कि जो आपके मेडिकल केयर इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट और रिफरेबल हैं, मीन्स कि जैसे आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आपके प्रेजेंट्स होंगे मेडिकल ऑफिसर्स, ठीक है? स्टाफ नर्स प्रेजेंट होंगी जो आपकी केयर करने का काम करेंगी, मल्टीपर्पस हेल्थ केयर वर्कर्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स प्रेजेंट होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे जो आपका रजिस्ट्रेशन करने का काम करेंगे, कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे जो आपके क्या होंगे, एनवायरमेंटल को सैनिटाइज करने का काम करेंगे, हॉस्पिटल के जो हेल्थ एजुकेशन है उनको प्रमोट करने का काम करेंगे, जो हॉस्पिटल में वेक्टर कंटामिनेशन है या जो आपके डिजीज से होने वाली प्रिवेंट कंटामिनेशन है आपके हॉस्पिटल की सफाई करने के लिए, वैसा आपका स्टाफ प्रेजेंट होना चाहिए आपके हेल्थ केयर जो पीएससी केंद्र है। और क्या है, आंगनबाड़ी वर्कर्स आपकी प्रेजेंट होती हैं। आप लोगों ने गांव में देखा होगा बहुत सारी आंगनबाड़ी वर्कर्स होती है, तो ये सब क्या है आपके पीएससी लेवल पे वर्क करती हैं। वर्क्स अंडर आईसीडीएस मॉनिटरिंग ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन फॉर प्रोवाइड न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। फार्मासिस्ट होंगे जो आपको डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करेगा, वो आपको फार्मासिस्ट बताएंगे कैसे खाना है और कौन सा आपको जो दवा है मेडिसिन है वो प्रोवाइड करेंगे। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस प्रेजेंट होंगे जो आपका ब्लड सैंपल और स्टूल सैंपल जो भी आपकी डिजीज है जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा कि आपको टेस्ट कराना है, उसके अकॉर्डिंग लेबोरेटरी टेक्नीशियन प्रेजेंट होंगे जो आपके सैंपल कलेक्शन करेंगे और आपकी रिपोर्ट प्रिपरेशन करेंगे टेस्ट करने के बाद, जिससे क्या होगी आपकी डायग्नोसिस में हेल्थ होगी। हेल्थ असिस्टेंट हो गए मेल फीमेल। हेल्थ असिस्टेंट का काम क्या होगा, जो आपके हेल्थ से रिलेटेड आपको चीज़ों को अवेयरनेस करेंगे, आपकी चीज़ों को बताएंगे हेल्थ से रिलेटेड, और आपकी जो हेल्थ एजुकेशन है उसके बारे में आपको मॉनिटर करेंगे कि आपको कैसे अपने हेल्थ का ख्याल रखना होगा। फिर क्या है, आशा बहु प्रेजेंट्स होती हैं जो आपके बेबी के जन्म कराने में, बेबी के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स में और बेबी के इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में क्या है हेल्प करने का काम करेंगी। एएनएम्स प्रेजेंट होंगी जो आपको प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, जैसे कि पेशेंट की केयर करना और जो बेबी का जन्म हुआ उसकी केयर करना, ये सारी काम क्या करेंगे आपके एएनएम्स करेंगे। फिर क्या है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स प्रेजेंट होंगे, सीएचओ ऑफिसर्स होते हैं जो क्या करते हैं आपके हॉस्पिटल की जो एक्यूरेसी है, आपके हॉस्पिटल की जो फंडिंग है, आपकी जो होम विजिट्स है, हेल्थ एजुकेशन है और आपके जो बेसिक केयर करना है, आपको कैसे हॉस्पिटल की क्वालिटी को मेंटेन करना है, ये सारी चीजें मैनेज करेंगे। तो ये थे वर्कर्स है पीएससी ऑफिस। पीएससी जो है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस जो है उसमें जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं उसमें ये सारे वर्कर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके नाम आपको याद रखना है कि कौन कौन से वर्कर्स होते हैं जो पीएससी केंद्र पर प्रेजेंट होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं फंक्शन के बारे में, प्राइमरी हेल्थ केयर का फंक्शन क्या है। तो आपको इतना पढ़ चुके हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो है उनका फंक्शन क्या होता है। तो क्या पहला फंक्शन क्या है आपका, हेल्थ प्रमोशन, मींस आपके स्वास्थ्य का प्रमोट करेंगे, आपके स्वास्थ्य की केयर करेंगे। डिजीज प्रिवेंशन, अगर आपको कोई डिजीज हुई तो उससे प्रिवेंट करेंगे। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मींस आपकी जो डिजीज हुई उसको अर्ली पता करके कौन सी डिजीज है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जो आपके चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करने का काम करेंगे। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो आपके बेबी का जन्म हुआ उसके बेबी के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आपकी वैक्सीन लगती है उनको प्रोवाइड करने का काम करेंगे। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, जो आपकी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज है, जैसे कि बेबी का जन्म करना है या जो मेल फीमेल रिप्रोडक्शन जो होता है उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको प्लानिंग करने के लिए आपको सजेशन प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग, जो आपके हेल्थ की एजुकेशन है उसके बारे में आपको अवेयरनेस करेंगे। रिफेबल फॉर सर्विस केसेस टू हायर हेल्थ सेंटर्स। हायर हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं सीरियस केसेस में उसमें आपको रिफर करने का काम करेंगे। अगर आपको कोई सीरियस डिजीज है तो क्या है आपको जो हायर हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं उसमें रिफर करने का काम करेंगे। रिहेबिलिटेशन ऑफ सर्विसेज, अगर आपको कोई इंजरी होती है जिससे आपकी कोई चीज डैमेज हो जाती है तो उसको रिकवर करने का काम करेंगे। कलेक्शन ऑफ द हेल्थ डाटा एंड कम्युनिटी हेल्थ सर्विलांस, जो आपके हेल्थ केयर डाटा होगा उसका कलेक्शन करने का काम करेंगे। और क्या आपकी कम्युनिटी हेल्थ सर्विलांस होंगे, जो कम्युनिटी हेल्थ के सर्वे होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कराने का काम आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज सेंटर्स करते हैं। तो ये था फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें सेकेंडरी और टर्सरी तीनों, आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में पता दिया गया है, तो आपको तीनों पढ़ना है, तो इसीलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम जो होता है उसमें हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जब आपका कोई डिजीज हुई है और वो प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेंटर्स है उसमें आपने दिखाया है और उसमें वो ट्रीट नहीं हो पाई है ट्रीट प्रॉपर तरीके से या उसमें ट्रीट करने के लायक वो नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं वो रिफर कर देते हैं आपको सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में। अब सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है, तो इसमें मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं। जो पहला पॉइंट लिखा है वो यही लिखा है, सेकेंडरी हेल्थ केयर इज द सेकंड लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो ये सेकंड लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होता है। ये क्या होता है, स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विस होती है, जिसमें क्या होता है जो आपके पीएचसी केंद्र से जो पीएचसी केंद्र से होते हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं उसके जो रिफर्ड किए जाते हैं पेशेंट, उनकी केयर करने के लिए सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलपमेंट किया गया। अब सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में आपके क्या आते हैं, सीएचसी केंद्र आते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स उस वो केस में आते हैं, आपके सेकेंडरी हेल्थ केयर में आते हैं। आप सीएचसी के बारे में बात करते हैं तो आपको सीएचसी का फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो सीएचसी का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर। अब कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर जो होता है उसको क्या है, अपग्रेडिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। अब प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को जो है वो अपग्रेड करके क्या है सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम बनाया गया कि जो चीजें प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्शन में आपकी ट्रीट ना हो पाए उनको किसमें, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में ट्रीट किया जाए।
तो जो सीएससी होती हैं, वो स्टेबलाइज़ की जाती हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और कहाँ स्टेबलाइज़ होती हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? ईच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कवर 80,000 पीपल इन रूरल एरिया। जो आपके ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उसकी कम से कम 80,000 पॉपुलेशन को एक कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर क्या है, कवर करता है। मीन्स कि 80,000 पॉपुलेशन को आपकी एक हेल्थ केयर कम्युनिटी सेंटर जो होता है वो कवर करता है और ये क्या करता है, ये मैनेज करता है आपके स्पेशलाइज्ड मेडिकल ऑफिसर्स के, जैसे सर्जन्स हो गए, फिजिशियंस हो गए, गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, पेडियाट्रिशियन हो गए एंड 21 पैरामेडिकल एंड अदर स्टाफ। इतने सारे स्टाफ्स मिल के जो होता है कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं या उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। इसमें क्या होता है, इंडोर जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, 30 बेड्स प्रेजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, इंडोर आपके 30 बेड्स प्रेजेंट होते हैं, एक ओटी प्रेजेंट होती है, एक एक्सरे रूम प्रेजेंट होता है, लेबर रूम प्रेजेंट होता है, लेबोरेटरी फैसिलिटीज होती हैं। और ये क्या करते हैं, इट सर्व्स एज अ रिफरल सेंटर फॉर 4 पीएचसी। मींस ये 4 पीएचसी के बराबर कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर का एक सेंटर होता है। इसमें 30 इंडोर बेड्स होते हैं और ओटी होती है जिसमें आपके ऑपरेशन किए जाते हैं, एक्सरे होती है जिसमें आपका एक्सरे किया जाता है, लेबर रूम होते हैं जिसमें आपके जो वर्कर्स होते हैं वो वर्क करते हैं, और लेबोरेटरी फैसिलिटीज होती है जिसमें आपकी डिजीज की डायग्नोसिस करने के लिए सैंपल कलेक्शन किया जाता है और टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। ये आपके स्वास्थ्य केंद्र आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें प्रेजेंट होगा। आपने आई होप देखा होगा, नहीं देखा है तो आप यहाँ पे एक बार विजिट कीजिए तो आपको और सारी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि कैसा हमारा कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर होता है। अब इस कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में कौन-कौन से वर्कर होते हैं जो वर्क करते हैं, तो जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स होता है उसमें आपके मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंचार्ज होते हैं और आपके जनरल सर्जन होते हैं, फिजिशियंस प्रेजेंट होते हैं, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट प्रेजेंट होते हैं, पेडियाट्रिशियन प्रेजेंट होते हैं, एनेस्थीसिस्ट प्रेजेंट होते हैं वेयर अवेलेबल। अगर एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होती है तो ये भी प्रेजेंट होते हैं, डेंटल सर्जन प्रेजेंट होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स प्रेजेंट होते हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं। तो ये सारे सर्जन्स और मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। फिर आपकी स्टाफ नर्स प्रेजेंट होती हैं, फार्मासिस्ट प्रेजेंट होते हैं जो आपको दवाई प्रेस्क्राइब दवाई देते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन प्रेजेंट होते हैं जो आपकी लैब में जांच करते हैं, रेडियोग्राफर्स और एक्सरे टेक्नीशियन प्रेजेंट होते हैं, पीएचएन प्रेजेंट होता है मींस पब्लिक हेल्थ नर्सेस प्रेजेंट होती हैं, हेल्थ असिस्टेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स आपके प्रेजेंट होते हैं, और ऑप्थेलमिक असिस्टेंट आपके प्रेजेंट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट प्रेजेंट होते हैं, वार्ड बॉय, ओटी असिस्टेंट एंड अदर सपोर्टिव स्टाफ्स जो हैं वो आपके सेकेंडरी हेल्थ केयर वर्कर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जब आप किसी सीएससी कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विजिट करते हैं तो आपको ये सारे जो वर्कर्स हैं ये प्रेजेंट मिलेंगे। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में सीएससी केंद्र भी होगा और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी होगा, तो अगर आपको इसको बेटर तरीके से समझना है तो आप एक बार वहां पर विजिट कीजिए तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कौन कौन से वर्कर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं। आपने विजिट किया होगा तो देखा भी होगा, तो इसीलिए मैंने ऐड कर दिया कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वर्कर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं। आप फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि जो हमारी सेकेंडरी हेल्थ केयर है उसके फंक्शन क्या है। तो जो सेकेंडरी हेल्थ केयर है उसके जो फंक्शन है वो क्या है, केयर रूटीन एंड इमरजेंसी केसेस इन सर्जरी। अगर कोई आपका इमरजेंसी केस हो जाता है या सर्जरी का केस हो जाता है, जैसे कि आपका अचानक से एक्सीडेंट हो गया है, ये सारी केसेस में क्या होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, केयर करने का काम करता है। केयर ऑफ रूटीन एंड इमरजेंसी केसेस इन मेडिसिन। अगर आपकी कोई मेडिसिन केस है या कोई आपका इमरजेंसी रूटीन केस है तो उसमें क्या है, केयर करने का काम आपका क्या होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम का होता है। मेटरनल हेल्थ मॉनिटर करने का काम होता है, न्यू बॉर्न केयर एंड चाइल्ड हेल्थ मीन्स जो आपकी न्यू बेबी का जन्म हुआ है उसकी केयर और उसकी चाइल्ड हेल्थ, उसके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, ये सारी केयर क्या है आपकी सेकेंडरी हेल्थ केयर द्वारा की जाती है। फैमिली प्लानिंग के बारे में आपकी केयर की जाती है। अगर आपको कोई फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसकी क्या है, उसकी केयर करने के लिए, उसकी डायग्नोसिस करने के लिए, उसकी डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए आपकी सेकेंडरी हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम डिलीवर्ड थ्रू सीएससी मींस जो आपके हेल्थ नेशनल प्रोग्राम होते हैं उसको डिलीवर कौन करता है, आपकी कम्युनिटी हेल्थ केयर्स जो होती हैं, सेंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिलीवर करने के काम करते हैं। जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो ऑर्गेनाइज करती है, प्रोग्राम जो बनाती है। फिर आपका है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज का मतलब होता है कि स्कूल में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा रखना, देखभाल करना और सुधार के लिए तो जो दी जाने वाली सुविधाएं प्रोवाइड करना। जैसे कि आपका जो कोविड-19 हुआ था तो उसमें बहुत सारे आपके शेड्यूल्स हुए थे कि बूस्टर डोज लगनी है, प्राइमरी डोज लगनी है, सेकेंडरी डोज लगनी है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए कि स्कूल में जाके बच्चों को लगाए गए थे और स्कूल में जाके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी कैसे आपको इस डिजीज से प्रिवेंट करना। तो ये क्या है, आपका स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये सब क्या है, आपके सेकेंडरी हेल्थ केयर जो सेंटर्स होते हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसके जो इनमें के ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पे जो वर्क कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, स्कूल पे जाके आपके कॉलेज स्कूल में पहुंच के वहाँ पे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स या फिर जो आपकी वैक्सीनेशन शेड्यूल है इनको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वही लिखा है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। फिर ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी। ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी का मतलब होता है कि इसमें ब्लड बैंक प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, जो क्या करते हैं, आपके ब्लड के स्टोरेज का काम करते हैं। जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं उनको स्टोर करने का काम करते हैं, जैसे कि आपके प्लाज्मा हो गई, आरबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गए और डब्ल्यूबीसी हो गए, इनके स्टोरेज करने का काम करते हैं। तो जो किसी पेशेंट को अगर डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या ब्लड की कमी होती है तो उसको जो मतलब ब्लड प्रोवाइड करने का काम आपके सेकेंडरी हेल्थ केयर से जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। फिर लिखा है एसेंशियल लेबोरेटरी रिफरेबल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अगर आपको कोई ऐसी डिजीज हुई है जिसके लिए आपको लैब की जांच करने की आवश्यकता है, तो अगर लैब की जांच जो है वो आपके
हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो वो जाँच कर दी जाती है। ब बट अगर आपको कोई बड़ी जाँच कराना है तो उसके लिए क्या है आपको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे आप अपनी जो जाँच है वो अदर्स जो जहाँ पे रेफर की जाती है वहाँ पे पहुँच के करवा सकते हैं। फिर लिखा मैटरनल डेथ रिव्यू, मैटरनल डेथ रिव्यू को हम लोग क्या कहते हैं एमडीआर कहते हैं। ये क्या होता है कि एमडीआर जो होता है उसमें क्या होता है गर्भाशय या जो डिलीवरी के समय 42 दिनों के भीतर जब किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके कारणों को विस्तृत जाँच करने के लिए क्या करते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर जो होते हैं आपके वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो उसके किस वजह से डेथ हुई है इसके बारे में नॉलेज करते हैं, जैसे महिला की मृत्यु क्यों हुई, क्या इसे रोका जा सकता था, भविष्य में इस ऐसी मृत्यु को कैसे रोका जाए, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करने करते कौन आपके सीएचसी केंद्र और आपके जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज होती है। तो ये थे आपके फंक्शन जो आपके सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं आपको और पेशेंट को और उसकी केयर करने के लिए फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करते हैं आपके सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम्स जो हैं सॉरी। फिर हम लोग बात करते हैं टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम। अब टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको इसलिए डेवलपमेंट किया गया है क्योंकि जो चीज़ें हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम और सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में नहीं ट्रीट की जा सकती थी उनके लिए क्या हुआ टर्टरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको क्या किया गया है ऑर्गेनाइज किया गया। तो टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम जो होता है वो थर्ड आपका सिस्टम है जो हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इसे बोला जाता है। क्या इसे हायर लेवल ऑफ डिलीवरी हेल्थ केयर सिस्टम बोला जाता है। इसमें क्या होता है इसमें हाईली स्पेशलाइज्ड एडवांस्ड comprehensive medical care to patients who are referred from secondary health care and primary health care when they are required expert consultation complex investigation and specialized treatment major surgeries means क्या होता है जो हमारा टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको क्या है हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम बोला गया है। इसमें क्या होता है इसमें आपको हाईली स्पेशलाइज्ड एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। मेडिकल स्पेशलिस्ट प्रोवाइड की जाती हैं जैसे कि आपकी सर्जरी करना है या आपको पेशेंट को कोई कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन करना है स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट करना है तो इसके लिए क्या होता है ट्रीटमेंट करने के लिए आपको टर्सरी हेल्थ केयर का रिक्वायरमेंट होती है। अब टर्सरी हेल्थ केयर जो होती है वो क्या होती है दीज सर्विसेज आर डिलीवर्ड बाय हाईली क्वालिफाइड स्पेशलाइज्ड एंड सुपर स्पेशलिस्ट यूजिंग एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी। इसमें क्या कहते हैं सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो होते हैं उनका यूज करके और मेडिकल एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम लोग क्या करते हैं टर्सरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं किसी पेशेंट को जब उसको कोई एडवांस या कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन करना होता है या स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट करना होता है या मेजर सर्जरी करना होता है तो उसमें हम लोग टर्सरी केयर का यूज करते हैं। टर्सरी हेल्थ केयर जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं आपके जैसे कि आपके बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हो गए हैं और हॉस्पिटल्स हो गए मेडिकल कॉलेज जैसे आपका आरएमएल हो गया सॉरी आरएमएल हो गया, केजीएमयू हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, तो ये सारे मेडिकल कॉलेज होते हैं जो आपको क्या होता है टर्सरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं जैसे एम्स हो गया, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हो गए, नेशनल स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हो गए। तो ये सारे क्या होते हैं आपके टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम के पार्ट्स होते हैं और ये क्या होते हैं आपके टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। इट और इसमें पॉइंट लिखा है इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग सीरियस एंड कॉम्प्लिकेटेड डिजीज मीन्स के क्या होते हैं ये ऐसी डिजीज को मैनेज करते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती है सीरियस कंडीशन में होती है जिसमें पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जैसे कि आपके हार्ट डिजीज हो गए, कैंसर हो गया, किडनी फेल्योर हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन की कंडीशन हो गई, ट्रामा एंड क्रिटिकल इलनेस। इन सारी कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं टर्सरी हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसका यूज करते हैं और टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स एम्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और नेशनल स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लिखा है इन एडिशन टू पेशेंट केयर टर्टरी हॉस्पिटल्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन मेडिकल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस हेल्थ केयर सर्विसेज। जो हमारे ये मेडिकल कॉलेज होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं एम्स होते हैं ये सब क्या करते हैं ये हमारे टर्सरी केयर तो करते हैं साथ में क्या करते हैं हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है डिलीवरी सिस्टम है उसमें क्या करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज या एडवांस टेक्निक्स का क्या करते हैं डेवलपमेंट और रिसर्च भी करते हैं जिससे क्या हो पेशेंट को और बेटर तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। इन सब चीजों पे भी आपकी जो टर्सरी हेल्थ केयर से रिलेटेड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स होते हैं वो वर्क करते हैं। तो ये था आपका टर्सरी हेल्थ केयर का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं कि टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसके एग्जांपल्स के बारे में। तो अभी आपको मैंने बताया एम्स हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो गए, हॉस्पिटल फॉर कैंसर ट्रीटमेंट और इंस्टीट्यूट कार्डियक सेंटर्स, न्यूरो सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जन सेंटर्स। तो ये सब क्या है आपके टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर्स है। तो इनके नाम आपको याद रखना है कि कौन से टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम है। तो आपको मैंने बताया टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम के एग्जांपल ये हो गए। और आपकी जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आपका क्या आता था पीएचसी आ रहा था प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और सी जो आपका सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम था उसमें आपका क्या आ रहा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आ रहे थे और आपका सीएससी आ रहा था कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स आ रहे थे। तो ये आपको याद रखना है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में क्या आता है और आपके सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में क्या आता है और आपके टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम में क्या चीजें आती हैं। फिर
हम लोग बात करते हैं कि इसके की फीचर्स के बारे में कि कौन-कौन से की फीचर्स होते हैं आपके टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम से। तो आपको इंट्रो से समझ में आ गया होगा, तो आप इसको अपनी भी भाषा में लिख सकते हैं कि कौन-कौन से फीचर्स होते हैं। बट मैंने इसमें ऐड कर दिया है जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। लिखा थर्ड एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है? और लिखा है प्रोवाइड हाइली स्पेशलाइज्ड एंड सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज, मीन्स कि ये क्या करती है, हाइली स्पेशलाइज्ड, बहुत अच्छे तरीके से स्पेशलाइज्ड और सुपर स्पेशलिस्ट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि पेशेंट की केयर जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है और पेशेंट जो है वो कितनी भी क्रिटिकल पोजीशन में हो उससे वो प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है? फिर लिखा है पेशेंट आर रिफर्ड फ्रॉम सेकेंडरी हेल्थ केयर इक्विप्ड विद एडवांस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। क्या होता है, जब पेशेंट को सेकेंडरी हेल्थ केयर से ट्रांसफर किया जाता है, रिफर्ड किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, आपके जो टर्सरी हेल्थ केयर है उसमें आपके डायग्नोस्टिक एडवांस डायग्नोस्टिक्स प्रोसीजर्स के थ्रू और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के थ्रू उसको मैनेज करके प्रॉपर तरीके से पेशेंट की केयर की जाती है। फिर लिखा है मैनेज बाय स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर। इसमें जो आपके टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं इसमें आपके क्या होते हैं, आपके जो सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, जैसे आपके कार्डियक के डॉक्टर अलग होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट अलग होते हैं और आपके किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर्स अलग होते हैं। तो वो क्या होता है, प्रॉपर एक डिजीज के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, इसीलिए जो डिजीज के ट्रीटमेंट हो वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। इसमें आपके आईसीयू, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट, रिहाइबिलिटेशन सर्विसेज, ये सारे सेंटर्स जो होते हैं, ये सारी जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट्स होती हैं। और लिखा है आल्सो सर्व एज सेंटर फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये क्या है, मेडिकल एजुकेशन को और रिसर्च को भी प्रपोज करती हैं, बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स के डेवलपमेंट करने में हेल्प करती हैं और बहुत सारी आपकी जो मशीनें हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प करती हैं। बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारे डॉक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो नई नई टेक्निक्स का यूज करते हैं, नई नई टेक्निक्स डेवलपमेंट करते हैं जो हमारे ट्रीटमेंट में, डिजीज प्रिवेंशन में हेल्पफुल होते हैं और हेल्प करते हैं पेशेंट की डिजीज की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने में। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपके ये जो लैबोरेटरी हेल्थ केयर सब्जेक्ट है मैंने जो स्टार्ट किए, इसके सारे टॉपिक्स आपको इसी चैनल पे कवर कर लिए जाएंगे। आपको जो सिलेबस में दिया गया है उसमें 30 आवर्स का आपका सिलेबस दिया गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके 30 आवर्स में, आपके 30 लेक्चर्स की वीडियोस में आपका पूरा सिलेबस जो फंडामेंटल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एंड मेडिकल लैबोरेटरी साइंस उसका कवर कर लिया जाए। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भीमलेस एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन कीजिए और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स और अपने जो क्लासमेट्स हैं अपने कॉलेज में शेयर कीजिए, जिससे कि क्या है, आप हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग एंगेज होंगे तो हम लोगों को भी मन लगेगा, तो आपके लिए और सारे जो लेक्चर्स हैं, जो और सारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर